नमस्कार शोधार्थियों। सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज मैं युवा कवि बच्चा लाल उन्मेष के साथ हूँ। शोधार्थियों की पहली ही कविता पढ़कर मैं भीतर तक आंदोलित हो गई थी। कौन जात हो भाई। और वो कविता मैंने फेसबुक पर देखी थी और तुरंत प्रतिक्रिया से मैं बचती हूँ। कविता में बहुत जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, बहुत हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर कविता को मैंने बहुत गहराई से, बहुत मनन के साथ अपने भीतर उतारा और उस सारी तलखी से, सारे दंश से, टीस से, पीड़ा से, यातना से, वंचना से भीतर तक आंदोलित हो गई। आज मैं अपने YouTube चैनल, क्योंकि कहना ज़रूरी है, पर बच्चा लाल उन्मेष की कुछ चुनिंदा कविताओं के साथ आपके साथ हूँ। मेरे पास अभी वो 2 संकलन तो नहीं हैं, लेकिन ये कलमकार प्रकाशन ने मुझे भेंट की है, मुझे भेजा है ये पुस्तक। और मैं चाहती हूँ कि इस पर लंबी बात हो, गहरी बात हो, गंभीर बात हो। आज अपने शोधार्थियों के लिए जो MA और MPhil के पाठ्यक्रम में समकालीन कविता पढ़ रहे हैं, दलित विमर्श करते हुए कुछ विमर्शों के इन सवालों को भी हम हल करने की कोशिश करेंगे बच्चा लाल उन्मेष की इन कविताओं के साथ। शोधार्थियों, जैसा कि इस YouTube चैनल का कलेवर ही है कि मैं पहले अपने रचनाकार से आपको रूबरू कराती हूँ, तो एक औपचारिक परिचय दे देती हूँ। युवा कवि बच्चा लाल उन्मेष हिंदी कविता की दुनिया में एकदम से तो नहीं प्रकट हुए, लेकिन झिलमिलाए और ध्रुव तारे की तरह आभासित हुए, अपनी चमक, अपनी स्वयं प्रभा लेकर उदय हुए। इनकी एकमात्र एक कविता कौन जात हो भाई, इसने सोशल मीडिया पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, रातों रात इनको लोकप्रियता दिलवा दी। उसमें जो अपनी बात कहने का जोखिम, जो साहस होना चाहिए, जिस दबंगई से वो अपनी वंचना को, पीड़ा को और इस्तेमाल किए जाने, लगातार इस्तेमाल किए जाने की टीस को उजागर करते हैं, काबिल तारीफ है। मात्र यही एक कविता आप कह सकते हैं कि तमाम विमर्शों पर भारी पड़ती है और विमर्शों के जो सवाल हैं, जो ज़रूरी सवाल हैं, उनको भी खड़ा करती है और जनोन्मुखी होने के कारण जनता के दुख दर्द, पीड़ा, वंचित, दलित, शोषित समुदाय की पीड़ा को उभारने के कारण ये कविता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इस शीर्षक से प्रकाशित है बच्चा लाल उन्मेष का पहला नया संग्रह, जो कौन जात हो भाई। इसमें कुल 66 कविताएं होंगी और इन सभी कविताओं में आप देखेंगे कि चाहे समाज हो, राजनीति हो, अर्थ हो, संस्कृति, जन संस्कृति, और इसके बीच जो हम जांच पड़ताल करते हैं, जो सवाल जवाब करते हैं, जो जूझ हमारी होती है, जो हमारे क्या कह सकते हैं, हमारा आक्रोश होता है, हमारा संतोष, हमारी पीड़ा होती है, तृप्ति होती है, उन सब के विमर्श को, उन सब की बहस को और उन सब के संघर्ष को, जूझ को साकार करता है ये संकलन। ये संकलन फिर कभी, पर आज मेरे साथ है बहार के पतझड़। ये शीर्षक, इस शीर्षक ने भी मुझे बहुत लुभाया, और लुभाया मतलब कि सहलाया नहीं, दहल गई मैं। और इस पूरे शीर्षक के हर संकलन की सारी कविता मैंने पढ़ डाली। पर जैसा कि इस चैनल का एक मिजाज है कि 5 कविताएं मैं लूँगी बच्चा लाल उन्मेष की, और इस संग्रह से, जो इस संग्रह में मैंने उत्पीड़न की, शोषण की, दमन की, क्या कह सकते हैं, असमानता की, भेदभाव की जो गुत्थियां हैं, जो साजिशें हैं, जो षड्यंत्र है, चाहे वो वर्गीय हो, जातीय हो, सामाजिक हो, इन सब को चिन्हित करना और इन सब पर कड़ा प्रहार करना इस संकलन की कविताओं का उद्देश्य है। शोधार्थियों, दलित लेखक केवल समानता, सम्मान और आज़ादी के लिए नहीं लिख रहे हैं, जाति, नस्ल या रंग के भेदभाव पर नहीं लिख रहे हैं, बल्कि दलित लेखक समाज में जो धर्म है, जो मठाधीशी है, जो सत्ताधारी और प्रशासक का फलसफा है,
या जन्म के आधार पर जो बंदर बांट है, जो जाति के आधार पर, जन्म समूह समुदाय के आधार पर लोगों को श्रेष्ठता दी जा रही है, लोगों की श्रेष्ठता घोषित हो रही है, वो वर्चस्व में हैं और कुर्सी पर दबदबे पे हैं, प्रतिष्ठा में हैं, उस सब के आधार पर पीड़ा व्यक्त करता हुआ ये संकलन है। तो ये जाति से मुक्ति का साहित्य मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जाति ऐसा राक्षस है जो आपका रास्ता काटेगा। उन्मेष की इन कविताओं का जो मोटिव होगा शोधार्थियों, हम मान सकते हैं कि वो दरअसल इस समीकरण को, इस शोषण को, इस साजिश को, षड्यंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जब तक इस जाति की राक्षस को नहीं मारा जाएगा, जब तक समाज से ये वर्ग भेद, जाति भेद, समुदाय भेद, समूह भेद खत्म नहीं होगा, तो आप किसी भी तरह का सामाजिक सुधार या राजनीतिक सुधार नहीं कर सकते। और जब तक समाज नहीं सुधरेगा, राजनीति नहीं सुधरेगी, हम किसी तरह के आर्थिक सुधार की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये संकलन केवल आक्रोश या नकार का संकलन नहीं है, केवल इसमें असंतुष्टि या अतृप्ति ही नहीं है, बल्कि इसमें समूची मानवीय सभ्यता, समूची मानवीय संस्कृति, समूचे समाज की पीड़ा, यंत्रणा, और जो कोई भी लगातार ये दलन, ये शोषण, ये वंचना सह रहा है, उस सब को मुखर कर रहे हैं बच्चा लाल उन्मेष। तो दलित लेखन को केवल हम ये न माने कि वो आक्रोश में, गुस्से में, विद्रोह में जन्मता है, बल्कि मैं प्रतिरोध एक शब्द देती हूँ कि ये विरोध करने का जज्बा, अपनी बात को मुखर करने का, अपनी बात को कहने का जोखिम उठाने और अपनी भावनाओं को, अपनी पीड़ा को अपनी कविता में पिरोना और विरोध को टूल बनाना, प्रतिरोध को टूल बनाना, औजार बनाना। तो ये केवल प्रहार नहीं करते, बल्कि अपने तर्क से संपूर्ण जनमानस को प्रभावित करते हैं। गौरतलब ये है कि पूरी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कविता का मूल स्वर यही रहा है। वर्ण व्यवस्था से लड़ना, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, ऐसे समूह समुदाय की वेदना को समझना, और जो लगातार जड़ कर रही हैं चीज़ें, जो यथावत जड़ता की ओर हमें बांध रही हैं, ऐसी रूढ़ियों का, सामाजिक न्याय से जो वंचित हैं, जो अत्याचार सह रहे हैं, जो लगातार शोषण देख रहे हैं, उनके उस इतिहास को उजागर करना, ताकि भविष्य के लिए हम सचेत कर सकें, भविष्य के लिए हम प्रबुद्ध कर सकें। तो भारतीय, चाहे वो दलित कविता हो, चाहे वो सरोकार की कविता हो, प्रगतिशील कविता हो, ये सब वर्ण व्यवस्था से लड़ती हैं, वर्चस्व से लड़ती हैं, वर्चस्व के खिलाफ, चाहे वो सामाजिक वर्चस्व हो, राजनैतिक वर्चस्व हो, सांस्कृतिक वर्चस्व हो, इसके खिलाफ मोर्चा उठाती है कविता। इसलिए मैं कविता को प्रायः आंदोलन धर्मी कहती हूँ। तो यातनाओं के अतीत के साथ समसामयिक जीवन और परिवेश से जूझने का जज्बा जिस कविता में है, वो प्रगतिशील कविता है, और इस मायने में मैं इस संकलन को प्रोग्रेसिव कविता कहूँगी। तो केवल नकार नहीं है, केवल असंतोष या तृप्ति नहीं है, केवल विद्रोह का स्वर नहीं है, बल्कि मुझे बच्चा लाल उन्मेष की कविताओं में परिवर्तन की तीव्र आकांक्षा दिखाई दे रही शोधार्थियों। और इसलिए मैं चाहती थी कि अपने YouTube चैनल, क्योंकि कहना ज़रूरी है, मैं सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में बच्चा लाल उन्मेष को पढ़ूं। बच्चा लाल उन्मेष की पहली ही कविता है घुटन। हमें ज़मीन चाहिए, सारा आसमान तुम रख लो। हमें संविधान चाहिए, गीता कुरान तुम रख लो। हमें रोटी चाहिए, आध्यात्म का ज्ञान तुम रख लो। हमें रोजगार चाहिए, व्रत और ध्यान तुम रख लो। हमें कलम चाहिए, ये तीर कमान तुम रख लो। हमें सम्मान चाहिए, ये क्रूर भगवान तुम रख लो। हमें इंसान चाहिए, ये जाति का भान तुम रख लो। हमें आज़ादी चाहिए, अपनी संस्कृति महान तुम रख लो। एक समूह, एक समुदाय विशेष, और उस समुदाय का एक प्रतिभाशाली युवा, एक प्रभावशाली युवा अपने को उस सभ्यता से, उस संस्कृति से अलगा रहा है, इसे तुम रख लो। उस दंश को, उस पीड़ा को, उस पराईपन को, उस वंचना को आप महसूस कर सकते हैं भीतर तक। वो हमारा हिस्सा है, हमारे घर का, हमारे कुटुंब का ज़रूरी हिस्सा है,
और वो अपने आप को कटा छटा, अपने आप को पराया, बिछड़ा हुआ समझ रहा है। और इस समझने के लिए ही वो बार बार धिक्कारता है कि घुटन नहीं चाहिए हमें, अब और घुटन नहीं। आसमान की बात करते हैं आप, बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़ी बातें अपने पास रखिए, अब बातों से बात नहीं बनेगी। हम इस ज़मीन, चाहे वो जल है, जंगल है, ज़मीन है, प्रकृति की दी हुई तमाम संसाधन संपदाएं हमारी भी उतनी ही हैं जितनी आपकी। एक परिवार में, एक समाज में, एक देश में रहने के नाते हमारे वो सारे हक हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर केवल आपका बोलबाला, वर्चस्व नहीं चलेगा। तो संविधान की बात करते हैं, मूलभूत ज़रूरतें, नियम कानून, आचार संहिताएं नहीं, लेकिन जीवन जीने की मूलभूत ज़रूरतें तो पूरी हों, बेसिक तो पूरा हो। तो रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, विचार चाहिए, कलम चाहिए, सम्मान चाहिए। और हम इंसान हैं, इंसान होने के हकदार हैं, इंसानियत की तरह हमसे व्यवहार किया जाए। हमें आज़ादी चाहिए इस सारे बपौती से, मठाधीशी से, इस क्रूर, जो हिंसक क्रूर वृत्ति है, जो ऑरा है आपका, जो आप हमारे हक अधिकार छीन कर हमें बेदखल किए दे रहे हैं। हमें अपनी दखल चाहिए, अपना हस्तक्षेप चाहिए। शोधार्थियों, नोटिस में लेने वाली ये कविता महत्वपूर्ण कविता है। और दूसरी कविता मेरी पसंद की, हम और वे। संतोष बोध के शिकार हुए हैं, पहले से अधिक बीमार हुए हैं। एक अभी तक हो न सके हम, लड़ते लड़ते हजार हुए हैं। था गले लगाना आकर, उस गर्दन पर तलवार हुए हैं। वे लूट रहे हैं ज़ेहन तक, हम बेशर्म मिस्र बाजार हुए हैं। फेंक कर टुकड़ा रोटी का वो फिर से इज्जतदार हुए हैं। समाज महज कबाब है साहब, वे अपनी जीभ के लार हुए हैं। अब भी सुई जाति पर अटकी, कहते हैं सुधार हुए हैं। बहुजन एका तो बन न सका, सब नेता बनने को तैयार हुए हैं। ये कविता आप देखें कि नेतृत्व किसे कहते हैं, नेता कहलाने का अधिकारी कौन है जो इस पूरी वंचना को, पीड़ा को, दंश को भीतर तक महसूसता है। और अगर वो अपने आप को दलितों का, वंचितों का मसीहा कहे और कहे कि तमाम असमानताओं पर, तमाम बपौतियों पर, तमाम प्रेशर्स पर, दबाव पर, वंचना पर, शोषण पर वो काबिज हो जाएंगे, वो उससे हमें छुटकारा दिला देंगे, हम उनके हक और हुकूक के लिए, हम उनके लिए ज़रूरी सामान तैयार करें, हम उनके उपयोग में आएं और यूज़ एंड थ्रो वो हमें इस्तेमाल करें और उसके बाद हमें निकाल फेंकें, बेदखल कर दें। तो आपकी ज़रूरत का ग्रास बनते बनते, आपके लिए साधन सुविधाएं जुटाते जुटाते, आपके लिए ओढ़ना बिछौना, कतरन उघड़न बनते बनते हम तो बेदखल हुए जा रहे हैं। हमारी सांस टूट रही है और अब सांस उखड़ रही है और अब हम इसके शिकार नहीं होंगे। अब हम आपको मसीहा मानने से इनकार करते हैं। आप समय का, अवसर का के फिराक में रहते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और हमें अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी साधन सुविधाओं के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, पद प्रतिष्ठा, पैसा, रुतबा बढ़ाने के लिए बार बार आप हमें इस्तेमाल करते हैं। अब हम चुनौती देते हैं, ये धिक्कार है, एक चुनौती, ललकार है कि अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। बेहतरीन कविता शोधार्थियों। तीसरी कविता है कुर्ते की नाप। ये कविता मुझे विशेष प्रिय है, आप ध्यान से सुने। निजाम उधर मस्त है, आवाम इधर पस्त है, विकास बेटे को पेचिश, उल्टी और दस्त है। सम्मान में नहीं खड़ी मंचों के नीचे भीड़, युवा बेरोजगार बेबस लगा रहा गश्त है। मिलेगा इस बार भी आश्वासन एक नया, सरकार तो बस यही देने में अभ्यस्त है।
अब के नेता का कद पाजामे सा हो गया, अब के नेता का कद पाजामे सा हो गया, जो कुर्ते की नाप बस देने में व्यस्त है। छिपकली की पूंछ सा बढ़ न आए अंगूठा, छिपकली की पूंछ सा बढ़ न आए अंगूठा, इस डर से अब का द्रोड़ मांगा हुआ हस्त है। मतलब एक अंगूठे भर से बात नहीं बनेगी, अब पूरा हाथ ही वो मांग ले रहा है, क्योंकि अंगूठा उनका बल, उन्होंने इस व्यथा कथा को, इस पीड़ा को, इस साजिश को, षड्यंत्र को अच्छे से समझ लिया है। तोड़ूंगा पूरी बुनियाद, महलों का गुरूर भी, शोषण की निर्बाध व्यवस्था करनी आज ध्वस्त है। तो ये जो एक प्रण, एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प ले रहा है एक समूह, एक समुदाय, एक विशेष समूह समुदाय का युवा, जो अपनी ऊर्जा से, तेज से, प्रभाव से और निश्चित तौर पर अपनी प्रतिभा से मुंहतोड़ जवाब देना जानता है, सवाल करना जानता है, और वो सवाल से आपको पस्त कर दे रहा है। आप बेबस, बेकल नजर आ रहे हैं तो क्योंकि भविष्य के प्रति वो आपको सावधान कर रहा है कि अब तक जो होता आया है या लगातार जो होता रहा है और हम उसे सहते रहे और किसी से कहा नहीं हमने, अब भूल जाओ कि उस यंत्रणा को, उस वंचना को हम लगातार अब फिर से सहने को तैयार हैं। हम इस जड़ता को तोड़ेंगे, हम इस एज इट इज जो व्यवस्था चल रही है यथावत स्थितियों को तोड़ेंगे और इससे उबर कर बाहर निकलेंगे, फूटेंगे फिर से इस उर्वर धरती पर, अकुआएंगे फिर से और बड़ी फसल हो जाएंगे, लहलहाएंगे फिर से। तो ये शुभकामना मेरी भी बच्चा के साथ है कि ये और इनका वो जो एक पूरा समूह इस पूरी पीड़ा को, दंश को, टीस को लगातार सहता आया है, अब वो जवाब देने के लायक बन जाए, अब वो सवाल करे, सवाल उठाए और अपने प्रतिरोध को ज़रूरी हस्तक्षेप के साथ दर्ज कराए। चौथी कविता है बैनर पर खेती। ये वास्तविकता और कृत्रिमता, पूरे फैब्रिकेशन को मुंह चढ़ाती हुई कविता है शोधार्थियों। इसे नोटिस में लीजिएगा, आप समकालीन कवियों को जब पढ़ रहे हो पाठ्यक्रम में तो ज़रूर इसे लीजिए। बैनर पर खेती कि जुलूसों में, नारों में, बैनर में, पोस्टर में जो दिखाई जाती है स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत होती हैं, बिल्कुल अलग ही होती हैं। वो उनका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं होता, यथार्थ बिल्कुल अलग होता है। वास्तविकता में किसानों का, सर्वहारा का जो लगातार मौत की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार आत्महनन को, आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं, उनकी मनस्थिति, उनकी कितनी पीड़ा के बाद, कितना मंथन के बाद, कितनी सोचने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया होगा कि पूरा का पूरा कुटुंब, पूरा का पूरा परिवार अपने आप को तबाह कर दे रहा है, क्योंकि देश उनके प्रति मौन है, क्योंकि देश आंख मूंदे हुए है, अनसुना कर रहा है उन्हें। तो उन्हें अस्पृश्यता केवल वो नहीं होती छुआछूत, उनको अनसुना, अनकहा रह जाना, उनको अनदेखा रह जाना, उनको अनछुआ रह जाना, उन सारे ज़रूरी मुद्दों को दरअसल ये भी एक अस्पृश्यता है। तो ये कविता पहले मैं पढ़ती हूँ। बापू, ये बैनर वाला किसान इतना खुश कैसे रहता है? बैनर पर, पोस्टर पर किसान मुस्कुराता हुआ, हल चलाता हुआ दिखता है। तो बच्चा एकदम भोला, स्वाभाविक सवाल एक पूछता है, एक बड़ा मासूम सवाल पूछता है कि हमेशा ये किसान बैनर पर जब दिखता है हल के साथ तो कितना खुश दिखाई देता है। बेटा, क्योंकि ये बैनरों पर ही रहता है, हमारी तरह खेतों में नहीं। ये किसी की हथेली पर उगता है, हमारी तरह रेतों में नहीं। अच्छा, क्या सभी की आय दोगुनी हो गई बापू? नहीं बेटा, 200 गुनी हो गई है, बस कमबख्त इसी की दोगुनी रह गई है। हमारी आय की आग में इसकी फुगनी जल रही है। ओह बेचारा, चलिए भला इसे यह पता नहीं तो हम 200 गुने वालों से कहीं ज्यादा ये मर जाता। हमारी तरह मुंह लटकाए खाली हाथ घर वापस आता, हमारी तरह मुंह लटकाए खाली हाथ घर वापस आता। तो नाउम्मीदी किसे कहते हैं? तिरस्कार, वंचना और पीड़ा तो हम सदियों से झेल रहे हैं, लेकिन आस दिलाकर, प्यास बढ़ाकर, उम्मीद जताकर हमें नाउम्मीद किया जाता है, हमें भूखा प्यासा रखा जाता है। और ये पीड़ा मार्मिक है, कारुणिक है
और जो कुछ पोस्टर्स पे, फाइल में, दफ्तरों में, कार्यालयों में विकास की रट लगाई जाती है कि विकास हो रहा है, चहुओर हो रहा है, सब तरफ जीवन स्तर बढ़ रहा है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड सुधर रहा है, देश बदल रहा है, सब तरफ परिवर्तन हो रहा है, सुधार हो रहे हैं। बच्चा लाल उन्मेष उसकी कलई खोलते हैं, उसके रेशे रेशे को उघाड़ कर दिखाते हैं कि वास्तविकता ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है, ये कृत्रिम दुनिया, ये फैब्रिकेशन की दुनिया है और यहाँ सब कुछ झूठ मूठ रखा जा रहा है, फाइलों में, पोस्टरों में, बैनर पर। अगली कविता है चुप्पी। एक वही तो सूप के पछोरे हैं और चलनी के चाले हैं, हम तो उनकी नजर में बस कंकड़ वाली दालें हैं। हमें तो जड़ बनाया गया जीवन के नाम पर, हम उनके झूलों की खातिर महज वृक्षों के डाले हैं। दातून सा तोड़े जाते हैं, छील कर फेंके जाते हैं, हम उनकी खातिर रोज ही घिसते जैसे नीम की छाले हैं। उन्हीं की फैक्ट्री, उन्हीं का चश्मा, चश्मा नजर, नजरिया, वो जैसा दिखाना चाहते हैं समाज उसी तरह देखता है। उन्हीं की फैक्ट्री, उन्हीं का चश्मा, नजर उन्हीं की, उन्हीं का नगमा, हम तो ठहरे मजदूर यहाँ, हम उन्हीं के गाने वाले हैं। उन्हीं की छोड़ी बदबू हम में, उन्हीं का मैला उठाते हम। वे स्वघोषित गंगा के जल, स्वघोषित, उन्होंने खुद ही अपना औरा बना रखा है, अपना एक आभा मंडल, प्रभा मंडल पूरे समाज पर छोड़ रखा है, अपना प्रभाव जताने के लिए, वर्चस्व, रसूख दिखाने के लिए। हम सीवर वाले नाले हैं, सदियों का संताप हमारा संतान सा लगने लगा, कोई और मौन करेगा क्या, हम खुद ही जुबां के ताले हैं, कोई और मौन करेगा क्या। दूसरे क्या हमें चुप कराएंगे, दूसरे क्या हमें मुखर होने से रोकेंगे, दूसरे क्या हमारी चुप्पियां हमको चुप्पियों में कैद करेंगे, बल्कि हम खुद डर से, भय से, संताप से, बार बार बेदखली के आतंक से लगातार अपने आप को चुप किए जा रहे हैं, अपने जुबान पर ताले जड़ते जा रहे हैं। हमारी अभिव्यक्ति को उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी से न जोड़ा जाए। हमें तो बोलने दिया ही नहीं गया, हम तो कहते हुए, बोलते हुए, पूछते हुए दरअसल उनको चुभते हैं कांटे की तरह। लगातार उनकी औरा में, उनके आभा मंडल, प्रभा मंडल में, उनके गुब्बारे से व्यक्तित्व में सुराख करते हुए दिखाई देते हैं। और जब हम वो फोड़ देते हैं पूरा फैब्रिकेशन, उस झूठ और प्रपंच की ढोंग की दुनिया को, तो वो तिलमिला जाते हैं। निश्चित तौर पर बेहतरीन कविताएं। बहुत शुक्रिया।